सबसे पहले मंच को प्रणाम। सामने बैठे विद्वानों को मेरा प्रणाम और विद्यानिवास माननीय पंडित जी विद्यानिवास मिश्र जी के इस कार्यक्रम के अवसर पर मुझे माननीय दयानिधि मिश्र जी ने जो यहाँ उपस्थित होने का अवसर दिया उसके लिए उनसे भी हृदय से आभार। मेरा साहित्य का आज का विषय है साहित्य का प्रयोजन और साहित्य से जुड़े प्रश्न। साहित्य का प्रयोजन और साहित्य से जुड़े प्रश्न इस विषय की मूल अवधारणा आत्मानुभूति और आत्म अभिव्यक्ति का एक ऐसा विहंगम परिदृश्य है जो जीवन का सौंदर्य और बोध और शाश्वत मूल्यों के आसमान में निरंतर विहार करता है और मनुष्य चेतना सामाजिक चेतना को मानवता की वास्तविकता तथा यथार्थ परिभाषा में रूपांतरित करता है। साहित्य का प्रयोजन और साहित्य से जुड़े प्रश्नों के ऊपर विमर्श किया जाए इसके पूर्व हमें साहित्य की संरचना के पीछे की संरचना को जानना जरूरी है, क्योंकि साहित्य प्रकृति जगत और मनुष्य समाज का ही एक अपने आप में प्रतिबिंब है। जो साहित्य का प्रयोजन और साहित्य से जुड़े प्रश्न भी उसी विराट मर्यादा में अपने उत्तर समकालीन विरोधाभासों में खोजते हैं और उनको शाश्वतता की ओर परिभाषा में परिभाषित करने का प्रयास भी करते हैं। मनुष्य दो जगत में जीता है, एक प्राकृतिक जगत और दूसरा मनुष्य निर्मित जगत। प्राकृतिक जगत पर उसका कोई अधिकार नहीं होता, जैसा कि जन्म और मृत्यु। जो जगत उसने बनाया है उसमें भी वह स्वयं की मुक्ति नहीं मानता है तथा वह अपने बने बनाए संसार से भी मुक्ति पाना चाहता है। यह मनुष्य के का संघर्ष और स्वतंत्रता होने की अभिलाषा, यही अपनी लिखी हुई हर एक की कहानी है और यही से साहित्य का प्रयोजन आरंभ होता है और इसी भवंडर में उसके जीवन के प्रश्न भी उठने शुरू हो जाते हैं। सौंदर्य बोध, मनोरंजन, मूल्य तथा अपने स्वयं के अस्तित्व के संदर्भ में मनुष्य भावना और ज्ञान अपने अभिव्यक्ति खोजकर साहित्य के द्वारा ही अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को भी प्राप्त करना चाहता है। प्रकृति और समाज की विषम स्थितियों में वह अपने अस्तित्व को शाश्वत मूल्यों में रूपांतरित करने की अपनी मानवीय सत्ता, प्रेम, करुणा को स्थापित करना चाहता है। सौंदर्य और शाश्वत मूल्य साहित्य के ऐसे ही आयाम हैं जिसमें समस्त अस्तित्व के अभिव्यक्ति का दर्शन किया जा सकता है। इसी कारण मनुष्य के लिए ये सब साध्य भी है और साधन भी। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या हो सकती हूँ जैसे प्रश्नों से यह चेतना में अभिव्यक्ति की आंतरिक यात्रा आरंभ हो जाती है और सौंदर्य और मूल्यों की शाश्वतता वास्तविकता पर आकर रुकती ही नहीं है, परंतु उसके पार जाने का प्रयास भी करती है। साहित्य की परिभाषा, अभिव्यक्ति, विधा तथा संरचना, प्रतिबिंब और साहित्य से जुड़े प्रश्न जितने विराट, जितने गहरे और जितने चिंतनशील होते हैं, जितना जीवन अपने विराटता में भी अपना अस्तित्व रखता है। जो जीवन और अस्तित्व से प्रश्न जुड़े अस्तित्व के प्रश्न पर भाष्य करता है और उसके उत्तर भावना मानवता की बृहत्तता में खोजना, यही साहित्य का प्रयोजन है, ऐसा मुझे लग रहा है। मनुष्य के साहित्य का प्रथम और अंतिम साध्य साधना है। साहित्य का प्रयोजन मनुष्य की चेतना
के आयाम के बाहर नहीं जा सकता। इसलिए मनुष्य के समस्त अस्तित्व का भाषा की संरचना में जैसा ही प्रतिबिंब, कल्पना, प्रतिमा, नैतिक मूल्य, सुसंवाद तथा यथार्थवाद की दृष्टि से जीवन यापन प्रक्रिया को परिभाषित करना मनुष्य के लिए मनुष्य के जीवन की चेतना का उत्तेज देना तथा जीवन के सकारात्मक निर्णयों के प्रति प्रेरित करते हुए जीवन को जीने योग्य वातावरण तैयार करना है। सबसे बड़ा साहित्य का प्रयोजन यह है कि साहित्य मनुष्य को पशु से दिव्यत्व की यात्रा की ओर रूपांतरित करता है। साहित्य सीमित अर्थों में समस्त अस्तित्व का सिर्फ मानवीकरण और उदात्तीकरण ही नहीं करता, परंतु मनुष्य जीवन में अर्थ कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर भी मार्गदर्शन करता है। प्रकृति से संघर्ष और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मनुष्य अपना एक स्वतंत्र जगत जीवन यापन पद्धति के आधार पर निर्माण करता है। उसे हम संस्कृति कहते हैं। यह मनुष्य का अपना एक जगत होता है। उसे भाषा, साहित्य, कला, विज्ञान, संगीत की अभिव्यक्ति में मनुष्य अपने जीवन का अर्थ खोजता है। हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत में मनुष्य जीवन का एक विराट दर्शन होता है। इसके साथ ही समकालीन स्थितियाँ और जीवन के शाश्वत मूल्यों पर ये महाकाव्य प्रकाश डालते हैं। जीवन की हर एक असंगतता, अद्वैत भाव या एकाकार भाव को अभिव्यक्त करते हैं। साहित्य सामाजिक चेतना का प्रतिबिंब ही नहीं, अपितु सामाजिक चेतना को रूपांतरित तथा जागृत करने वाला एक सशक्त माध्यम, साधन, मार्ग भी है। चेतना साहित्य और समाज को सृजनात्मक मूल्यों से जोड़ने वाला सेतु भी है। चेतना साहित्य और समाज, नीति और सौंदर्य की अभिव्यक्ति करने वाली एक आत्मशक्ति भी है। चेतना ही समस्त अस्तित्व तथा जीवन का सार्वभौमिक आधार है। चेतना ही वही दर्पण है जिसमें मनुष्य प्रकृति, जीवन और समाज का प्रतिबिंब देखता है। चेतना ही वह आयाम है जिसकी दिव्य दृष्टि से आत्मबोध द्वारा हम साहित्य की रचना के लिए एक नए आदर्श समाज का स्वप्न देखकर नैतिक चेतना की स्थापना करने का संकल्प कर सकते हैं। इस दर्शन के सिद्धांत के द्वारा ही चेतना पर प्रतिमा, प्रतिबिंब और प्रक्षेपण की प्रक्रिया से गुरुत्वाकर्षण, काल, समय और क्षण की धारा प्रवाह पर सवार होकर मनुष्य चेतना को ऊर्ध्वमुखी कराकर सृजन की प्रेरणा पाता है। वही चेतना है जो मनुष्य को साहित्य और समाज की वास्तविकता, यथार्थवाद की परिभाषा में मनुष्य जीवन के जो भी सत्य है उनको समझने का अवसर प्रदान करती है। हर एक युग और काल में चेतना ने साहित्य और समाज की धारणा के द्वारा रचनात्मकता को प्रेरित किया तथा समाज का आत्मिक पोषण और रक्षा करने का भी कार्य साहित्य ने ही किया है। अगर हम हिंदी साहित्य की मर्यादा में इस रचनात्मकता को समझें तो हमें साहित्य के प्रयोजन और साहित्य से जुड़े प्रश्नों के विकास को भी समझना है। हर युग और काल में प्रयोजन और प्रश्न के स्वरूप को बदलते हैं, परंतु साहित्य मनुष्य की जीवन के शाश्वत मूल्यों को प्रस्तापित करता ही रहता है। इसमें निरंतरता ही है, वो कभी भी रुका नहीं है। सबसे पहले हम भक्ति काल की ओर देखते हैं तो संत कबीर, तुलसीदास और मीरा की वाणी में समाज को भक्ति, समानता और भाईचारे का जो संदेश दिया है, जात पात की दीवारें तोड़कर और ईश्वर के प्रति प्रेम जगाने में भक्ति साहित्य का आंदोलन यह अमूल्य रहा है। इसके बाद आया रीतिकाल, जिसमें श्रृंगार और सौंदर्य के माध्यम से समाज में कला, साहित्य और संस्कृति की चेतना को जागृत किया। यद्यपि इसमें सामाजिक सुधार की धारा कम थी, लेकिन
सौंदर्यबोध और कलात्मकता को विकसित इस काल में विकास हो गया। फिर हम पहुंचे आधुनिक युग में। छायावाद के व्यक्ति की संवेदना और प्रकृति प्रेम को स्वर दिया। प्रकृतिवाद ने शोषण, अन्याय और वर्गभेद के विरुद्ध आवाज उठाई। वही प्रयोग और नई कविता ने बदलते समाज की जटिलता और अस्तित्ववाद के प्रश्नों को सामने रखा। आज के समकालीन साहित्य में हमें स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी साहित्य जैसी धाराएं दिखाई देती है। इस धाराओं के उपेक्षित वर्गों को आवाज दी है, समाज के अपने वास्तविक चेहरे से रूबरू कराया है और हमें बराबरी, न्याय और मानवीय मूल्यों की ओर प्रेरित किया है। साहित्य की यह धारा ने समाज को एक नई दिशा दी है। कभी यह भक्ति और आध्यात्मिकता का संदेश देता है, कभी न्याय और समानता की पुकार कर बनाता है, कभी कला और सौंदर्य की चेतना जगाता है। अगर हम पूरे हिंदी साहित्य के विकास को देखें तो यह धारा अपने आप के समय में महत्वपूर्ण रही है, लेकिन समाज पर सबसे व्यापक और गहरा प्रभाव भक्तिकालीन धारा और प्रगतिवादी धारा ही माना जाता है। भक्तिकालीन साहित्य ने समाज की आत्मा और धार्मिक सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। प्रगतिवादी साहित्य ने आधुनिक समाज में जागरूकता, समानता में न्याय के लिए संघर्ष की चेतना जगाई। साहित्य अपने आप में उस युग के चरित्र, अवधारणा, मूल्य, दर्शन को परिभाषित करता है। जैसे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि साहित्य समाज के विचार और संस्कृति का इतिहास है। प्रगतिवादी विचार कहते हैं कि साहित्य समाज के केवल राह दिखाता नहीं है, उसके बदले शक्ति भी, उसे बदलने की शक्ति भी रखता है। प्रेमचंद कहते हैं लेखक का धर्म है कि वह अपने समय की पीड़ा को अभिव्यक्त करे, और सुमित्रा नंदन पंत कहती हैं कि कविता वह सत्य है जो समाज की चेतना को झकझोर देता है। साहित्य का प्रयोजन और साहित्य से जुड़े प्रश्न, समस्त साहित्य की प्रक्रिया तथा रचनात्मक उपदेश ही हमें साहित्य का प्रयोजन और साहित्य से जुड़े प्रश्न के स्वरूप को हमारे सम्मुख रखता है। साहित्य का प्रयोजन और साहित्य से जुड़े प्रश्न के संदर्भ में भारतीय साहित्य और पाश्चात्य साहित्य की भूमिका हमेशा अलग रही है। अवधार शायद जीवन के प्रति दृष्टि और दृष्टिकोण अवधारणाओं ने इस भूमिका को प्रभावी बनाया है। भारतीय साहित्य बुद्ध और अद्वैत जीवन में प्रभावित किया है। आधुनिक जीवन को पाश्चात्य विचारधारा ने प्रभावित किया, जैसा कि अस्तित्ववाद, जादुई यथार्थवाद और यथार्थवाद। लेकिन प्रारंभ से ही पाश्चात्य साहित्य चिंतन धारा में अद्वैत भाव का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें अरस्तु, विरेचन, प्लेटो, पुलजित, कल्पना, ऑस्कर, इनका समावेश है। मनुष्य केवल तभी पूरी तरह से मनुष्य होता है जब वो खेलता है, और वह तभी खेलता है जो पूरी तरह से मनुष्य होता है। यही साहित्य से जुड़े प्रश्न और साहित्य की रचनात्मकता, संरचना, उद्देश्य, अभिव्यक्ति साहित्य के प्रयोजन पर गहरा प्रभाव डालते हैं तथा मानवता के शाश्वत मूल्य की ओर विकसित होने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।